तारीख 21 जून 2018 को सुबह के करीब 8 बजे के आसपास दिल्ली के रिहायशी इलाके में सरिता विहार के भीतर एक खाली प्लॉट के ऊपर कूड़े के ढेर में कुछ लोगों की नजर एक बैग के ऊपर पड़ती है। उसके पास से एक बहुत बड़ा कार्टून बॉक्स भी पड़ा होता है। हालांकि कचरे के ढेर में एक ऐसी चीजों का पड़ा होना एक आम बात होती है, लेकिन इन दो चीजों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर इसलिए भी खींचा क्योंकि उस बॉक्स में से आ रही इतनी तेज दुर्गंध थी कि उसके आसपास से आने जाने वाले लोग उस बदबू से, उस तेज दुर्गंध से बहुत परेशान थे। जब लोगों को कुछ शक हुआ तो लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दे दिया। कुछ ही मिनटों बाद दिल्ली पुलिस भी मौके बर्दात पर पहुंच गई। लेकिन जैसे ही उस बॉक्स को खोला गया तो पुलिस वालों के भी होश फाख्ता हो गए, क्योंकि उस कार्टून बॉक्स के भीतर एक लड़की की डेड बॉडी थी और वह भी 7 अलग अलग टुकड़ों में। हाथ, पैर, सिर, गर्दन, धड़, सब कुछ अलग अलग होता है। पुलिस ने उन लाश को बरामद करते हुए उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। लेकिन जिस तरीके से लाश को 7 अलग अलग टुकड़ों में काट कर एक बैग और कार्टून बॉक्स के भीतर भर करके उसको निपटाया गया था, उससे ये बात तो साफ था जो कि ये मामला कत्ल का है। लेकिन मरने वाली लड़की कौन थी, वो कहाँ रहती थी, उसका कत्ल किसने किया, उसकी लाश के इतने टुकड़े किस वजह से किए गए, कौन है वो, इस सारे सवाल पुलिस के मन में थे जो अभी अनसुलझे थे। पुलिस को सारे सवाल जानने और कातिल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले मरने वाली लड़की की पहचान करनी जरूरी थी। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों से पूछताछ करने के बाद, साथ ही उसके बैग और कार्टून की पूरी कहानी सुनाने के बाद भी मरने वाली लड़की की कोई शिनाख्त, कोई पहचान नहीं हो पाती है। यहाँ तक कि उस लड़की ने जो कपड़े पहन रखे थे, पुलिस ने आसपास के लोगों को वो कपड़े भी दिखाए, लेकिन फिर भी कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद आसपास के इलाके के तमाम गुमशुदा लोगों की लिस्ट तैयार की गई, लेकिन फिर भी कहीं से कुछ पता नहीं चला। इसी तरीके से कोशिश करते करते कई दिन बीत गए, लेकिन फिर अचानक जांच के दौरान पुलिस की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिससे पुलिस को ऐसा लगा कि शायद इससे मरने वाली लड़की के बारे में कोई सुराग मिल जाए। दरअसल कातिलों ने जिस कार्टून बॉक्स में लाश के टुकड़े को भरकर उस कूड़े के ढेर में, कचरे के ढेर में फेंका था, उस बॉक्स पर एक कुरियर कंपनी का एड्रेस लिखा हुआ था। पुलिस ने सोचा हो सकता है शायद इस एड्रेस से ही कोई सुराग मिल जाए। इसलिए पुलिस की एक टीम तुरंत ही गुरुग्राम में स्थित उस कुरियर कंपनी के ऑफिस में पहुंची और वहां पहुंच करके पुलिस ने उस कंपनी के अधिकारियों को कार्टून बॉक्स की फोटो दिखाई। इत्तेफाक से कुरियर वालों ने उस बॉक्स की पहचान भी कर लिया। उन्होंने आगे बताया कि इस तरीके के कार्टून बॉक्स में उनके कस्टमर ने यूएसए कोई पार्सल बुक करवाया था। उस कस्टमर का नाम होता है जावेद अख्तर, जिसका कुरियर वालों के बताए गए पते पर पुलिस तुरंत ही जावेद अख्तर के घर अलीगढ़ पहुंचती है। वहां जाने पर उन्हें न केवल जावेद मिल गया, बल्कि उसने अपने कार्टून बॉक्स की फोटो की भी पहचान कर ली। पूछताछ करने पर जावेद ने आगे बताया कि उसने 3 साल पहले ही ऐसे ही कई कार्टून बॉक्स के भीतर यूएई से जरूरत का कुछ सामान मंगवाया था। उनमें से कुछ बॉक्स तो उसने अपनी नौकरानी को दिए थे और कुछ बॉक्स उसने दिल्ली के शाहीन बाग वाले अपने घर के अंदर रखवा दिए थे। जावेद अख्तर आगे बताते हैं कि शाहीन बाग वाले उस मकान के भीतर कुछ लड़के किराए पे रहते हैं। इसके बाद पुलिस तुरंत ही दिल्ली के शाहीन बाग पहुंची, क्योंकि अब पुलिस के सामने सारी उम्मीदें जावेद अख्तर की नौकरानी और शाहीन बाग वाले फ्लैट के ऊपर टिकी हुई होती है। यानी पुलिस को अब जो कोई भी सुराग मिलना था वो इन्हीं 2 जगहों से अब मिलना था। इसीलिए पुलिस प्रशासन की टीम सबसे पहले जावेद अख्तर की नौकरानी के घर पहुंची, लेकिन वहां पर भी वह खाली बॉक्स मौजूद थे। इसके बाद जावेद के शाहीन बाग स्थित जो मकान जावेद की होती है, पुलिस वहां पहुंचती है, लेकिन माथा पुलिस का तब ठनका जब वहां देखा कि वहां की ताला लगा हुआ है। दरअसल जावेद ने यह मकान साजिद अली अंसारी नाम के एक व्यक्ति को किराए के ऊपर दे रखा था। साजिद पेशे से एक इंजीनियर होता है, लेकिन अचानक वो अपने पूरे परिवार को लेकर के वहां से गायब हो गया था। इससे पुलिस प्रशासन को अब साजिद अली पर ही शक होने लगा था। और जब पुलिस ने आसपास के लोगों से साजिद के बारे में जानकारी पता करने की कोशिश की तो पता चलता है कि साजिद उस मकान में अपनी पत्नी, 2 बच्चों और एक भाई के साथ रहता था। पड़ोसियों के मुताबिक माने तो साजिद ने उन्हें बताया था कि वो इस मकान को छोड़ करके जा रहा है कहीं और, यानी अब कहीं और जाकर के वो शिफ्ट होगा। इसलिए आसपास के दुकानदारों, धोबी और ऐसे ही काम करने वाले कई लोगों के पैसे भी चुका दिए थे। लेकिन अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि उसको कैसे ढूंढा जाए, कहां ढूंढा जाए, क्योंकि साजिद ने मकान छोड़ने से पहले किसी भी पड़ोसी को ये नहीं बताया था कि अब वो कहां जाकर के रहेगा। यहां तक कि उसने अपने दोस्तों, अपने करीबी रिश्तेदारों को भी इस तरह की कोई भी जानकारी नहीं बताया था, जिस वजह से पुलिस प्रशासन का शक अब साजिद के ऊपर धीरे धीरे गहराने लगा था।
लेकिन उस लड़की के कत्ल का राज जानने के लिए पुलिस को अब हर हाल में साजिद अली अंसारी तक पहुंचना बहुत जरूरी था। साजिद का पता करने के लिए पुलिस ने शाहीन बाग में दुकानदारों और पड़ोसियों से पूछताछ करनी शुरू कर दी। इस पूछताछ में पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है। पुलिस को पता चलता है कि साजिद का बड़ा भाई हसमत अली अंसारी भी शाहीन बाग के भीतर ही रहता है, लेकिन उसका मकान साजिद के मकान से थोड़ी ही दूरी पे होता है। हसमत के बारे में पता चलते ही पुलिस प्रशासन बिना देर किए हुए तुरंत ही हसमत के घर पे पहुंचती है। पुलिस को न केवल हसमत बल्कि इत्तेफाक से साजिद भी वहीं पर मिल गया। लेकिन अब ऐसे में अब सवाल है, क्या साजिद ही वो व्यक्ति है जिसने उस लड़की का कत्ल किया था? लेकिन वो लाश किसकी थी जिसको एक कार्टून बॉक्स के भीतर भर करके ठिकाने लगाया गया था? अगर साजिद का इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं था तो फिर अचानक उसने अपना मकान क्यों छोड़ रखा था? सवाल तो कई सारे होते हैं, लेकिन जवाब अभी एक भी पुलिस प्रशासन के पास नहीं था। लेकिन पुलिस को हर सवाल के जवाब चाहिए था। इसके बाद पुलिस ने साजिद और हसमत अली से पूछताछ शुरू कर दी। पहले तो साजिद और हसमत ने पुलिस को गुमराह करने की बहुत सारी कोशिशें की। उन दोनों ने खुद को बेकसूर बताया। मकान बदलने को भी साजिद ने महज एक इत्तेफाक ही बताया। लेकिन जब पुलिस ने उनको उस कार्टून बॉक्स और बैग दिखाए तो जल्दी सच्चाई सामने आ गई। उस कार्टून बॉक्स और बैग को देख करके साजिद की जुबान लड़खड़ाने लगी, जिसके बाद काफी कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हाँ, उसने उस लड़की का कातिल कोई और नहीं बल्कि वही है, और वो लड़की भी कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी राजबाला उर्फ जूही अंसारी होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस समय ये होता है कि आखिरकार साजिद ने अपनी ही पत्नी की जाने क्यों ली, और कत्ल करने के बाद उसको टुकड़े में काट करके या फिर उसे अकेले ही उसको ठिकाना लगाया था, या इस पूरे काम में उसके साथ कोई और अन्य लोग भी शामिल था? अब साजिद पुलिस के गिरफ्त में होता है। वो अपना जुर्म भी कबूल कर रखा था, लेकिन उसने अपनी पत्नी के कत्ल की वजह और जो तरीका बताया उसने पुलिस वालों को अभी दिमाग हिला कर रख दिया। दरअसल इस पूरे घटना से करीब 7 वर्ष पहले यानी साल 2011 के भीतर बिहार के चंपारण के रहने वाली राजबाला के मोबाइल पर साजिद का फोन आया। ये एक रॉन्ग नंबर होता है। उस समय राजबाला उर्फ जूही न तो साजिद को जानती थी और न ही कभी उसने साजिद को देखा था। अब इससे एक इत्तेफाक कहे या फिर जूही की बदकिस्मती, लेकिन चूंकि किस्मत में उन दोनों का मिलना लिखा था तो फिर उसी दौरान जूही को रॉन्ग नंबर वाले साजिद से प्यार हो गया। फोन पे बातचीत करते करते साजिद और जूही दोनों एक दूसरे से इतने करीब हो गए कि बात शादी तक पहुंच गई, और अब वो दोनों शादी करना चाहते थे। लेकिन उन दोनों का ताल्लुक अलग अलग धर्मों से था। साजिद एक मुस्लिम लड़का था, वही राजवाला हिंदू धर्म से बिलोंग करती थी। इसलिए जूही के परिवार वालों ने साजिद के साथ उसकी शादी करने से साफ साफ मना कर दिया। लेकिन उन दोनों ने जूही के घर वालों के खिलाफ जाकर के लव मैरिज कर ली। उसके बाद वो दोनों किराए के मकान में रहने लगे। साजिद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। हालांकि उसने इंजीनियरिंग कर रखा था, लेकिन फिर भी वो बेरोजगार था। साजिद के पास कोई रोजगार न होने की वजह से उन दोनों ने दिल्ली जाने का फैसला कर लिया था। साजिद और जूही शादी के 1 साल बाद यानी साल 2015 में दिल्ली आ जाते हैं। वो दोनों शाहीन बाग के इलाके में आकर के किराए के मकान में रहने लगे और एक अच्छी खासी नौकरी की तलाश में जुट गए। लेकिन दिल्ली के भीतर भी साजिद को कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली, इसीलिए वो दोनों छोटे मोटे काम धंधे करके अपने घर चलाने लगे। धीरे धीरे करके समय बीतता रहा और फिर जाकर कुछ सालों बाद उनके 2 बेटे भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से साजिद के लिए अब परिवार का खर्च उठाना बहुत मुश्किल हो गया था। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि अब उन दोनों पति पत्नी के बीच पैसों को लेकर के आए दिन लड़ाई झगड़े होने लगे। इसी बीच साजिद का किसी और अन्य लड़की के साथ अफेयर भी शुरू हो गया था। एक दिन ये बात भी किसी तरीके से जूही को पता चल गई, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच फिर से झगड़ा शुरू हो गया। साजिद रोज रोज झगड़ों से इतना ज्यादा तंग आ गया था कि अब उसने जूही को एक अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लेता है। पत्नी से निजात पाने का फैसला कर चुके साजिद ने उस रात कत्ल की पूरी प्लानिंग और तैयारी पहले से ही कर रखी थी। उसी प्लानिंग के तहत साजिद ने अपने दोनों बच्चों को बड़े भाई हसमत के घर पे छोड़ दिया था, ताकि उनकी गैर मौजूदगी में वह उनकी मां को आसानी से कत्ल कर सके। हालांकि पति पत्नी के बीच लड़ाई किस घर के भीतर नहीं होते, लेकिन उस दिन जूही को यह बात नहीं पता था कि उसे अपने पति साजिद से झगड़ा करना ही उसकी मौत की वजह बन जाएगी। रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुके साजिद के दिमाग में तो उस रात कुछ और ही चल रहा था। उस रात घर के ऊपर साजिद और जूही अकेले होते हैं। अब जूही की जान लेने के लिए साजिद को एक वजह चाहिए था, इसीलिए साजिद ने उस दिन जूही के साथ खुद ही झगड़ा करना शुरू कर दिया
उस रात पहले तो उन दोनों के बीच काफी जमकर कहासुनी हुई, फिर साजिद ने वही किया जो उसके दिमाग में पहले से ही चल रहा था। वो अचानक ही अपने जगह से उठा और उसने पूरी ताकत के साथ जूही का गला दबाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से चंद मिनटों के भीतर ही जूही की जान चली गई। लेकिन अब साजिद के सामने चुनौती ये थी कि वो अपने पत्नी की लाश को कैसे निपटाया जाए, क्योंकि ये उस अकेली के बस की बात नहीं थी। पत्नी के बीच में जब झगड़ा होता है तो मौका देख करके साजिद अली अंसारी ने अपने बीवी जूही का गला घोंट करके, ये उसका डिस्क्लोजर है, वो कहता है वो गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी। और उसके बाद उसने लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपना भाई इश्तियाक को बुलाया। ये दोनों ने मिल करके उस दाव से इसके शरीर को टुकड़े टुकड़े उसने। और इस तरह 5 फुट 2 इंच की जूही अब 3 फुट के एक कार्टून और एक सूटकेस बैग में पैक हो जाती है। अब उन दोनों भाइयों के सामने चुनौती ये होती है कि अब उनको लोगों की नजरों से बच करके उन टुकड़ों को ठिकाना लगाना था। साजिद और इश्तियाक जब जूही के लाश को 7 अलग अलग टुकड़ों में बांटकर 2 अलग अलग कार्टून और बैग के भीतर भर चुके, तो उसके बाद उन्होंने रात के अंधेरे में उसको ठिकाने लगा दिया और सारे खून के धब्बे झोंक करके साफ कर दिया, क्योंकि ताकि सुराग कोई भी वहां पर बचा ना रहे। अब उन दोनों भाइयों के लिए कार्टून और बैग को बाइक पे ले जाना बहुत आसान नहीं था, इसलिए उन दोनों ने अपने बड़े भाई हसमत अली को कॉल किया। इस गुनाह के भीतर अपने भाइयों का साथ देने के लिए हसमत अली अपने किसी दोस्त से उसकी कार मांग लाया और फिर वो तीनों भाई रात के अंधेरे में, यानी सुबह होने से कुछ देर पहले जूही की लाश को लेकर के निकल पड़े। वो लोग पहले तो देर तक उस पूरे इलाके के चक्कर लगाते रहे ताकि वहां के लोगों की नजर से बच करके उस लाश को ठिकाने लगाया जा सके, और फिर उनको सरिता बिहार के हाजी कॉलोनी इलाके के भीतर एक कूड़े का कचरा का ढेर नजर आया, जिसके बाद चुपके से कार्टून और बैग दोनों को उस कूड़े के कचरे के ढेर में फेंक करके वो लोग वहां से फरार हो। वारदात को पूरे अंजाम देने के बाद सुबह सुबह ये अपने बड़े भाई हसमत अली अंसारी को इन्होंने इसमें शामिल किया। हसमत अली अंसारी अपने एक साथी का एर्टिगा कार लेकर के आया और तीनों मिल करके इस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए, तमाम सबूत मिटाने के लिए तीनों भाई मिल करके गाड़ी में कार्टन और काला बैग को लोड करके वो शाहीन बाग के इलाके से जगह ढूंढते हुए वो सरिता बिहार के इस वैकेंट प्लॉट। और ऐसे सितम तो देखिए कि जिस साजिद के हाथों मारी गई जूही के टुकड़े के किए गए उन टुकड़ों का आखिरी ठिकाना कूड़े कचरा का ढेर बना, उसी साजिश से जूही ने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर के लव मैरिज की थी। लेकिन कहते हैं कि एक झूठ को छिपाने के लिए कई सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। हालांकि यहाँ पर बात तो लाश की छिपाने की थी। उनके भाइयों ने उसको जुर्म के छिपाने की पूरी कोशिश की, जिसमें एक भाई ने कत्ल के बाद अपनी भाभी की लाश को ठिकाने लगाने में मदद किया, बल्कि दूसरे भाई ने उसके भाई मतलब तमाम तरह की तीनों भाई मिलकर के खेल किया। 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा करके जूही ने इस साजिश से मात्र 7 साल पहले ही शादी किया था, लेकिन 7 साल के भीतर ही आर्थिक तंगी को लेकर के उन दोनों के बीच रिश्ते इतने खराब हो गए कि साजिद ने अपनी पत्नी को काफी बेरहमी तरीके से कत्ल करके उसके लाश के साथ टुकड़े करके और जिस बॉक्स में लाश को ठिकाना लगाएगा, आखिर उसी बॉक्स के जरिए पुलिस ने कातिलों का पता लगा लिया था। वैसे वजह जो कोई भी हो, लेकिन ये जुर्म जितना खौफनाक होता है, इसकी कहानी भी उतनी ही अफसोसनाक। हालांकि खैर पुलिस के उन तीनों के बयान सबूत के आधार पर उनके खिलाफ चार्जशीट तैयार करके उनको कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। हालांकि ये केस अभी भी कोर्ट अदालत के अंदर चल रहा है और आरोपियों के सजा होना अभी बाकी है। जूही के कत्ल के बाद उसके दोनों बेटे नाना नानी को सौंप दिए गए थे। उन दोनों बच्चों की परवरिश जूही के माता पिता ही कर रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, न ही आपका दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। दोस्तों, पूरी घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और हमारी इस मेहनत को अगर आप पसंद करते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।